अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी तो किस्मत ही ख़राब है, जब मौका होता है तो रकम नहीं होती और जब रकम होती है तो मौका नहीं होता। बेटा उल्लू किसी और को बनाना, मैंने कभी तेरे पास इन दोनों में से किसी चीज़ को नहीं देखा। इसके बाद राजा अपनी असलियत पर उतर आया और मुझे जो कहकर रुखसत हुआ उसका अक्सर हिस्सा नाकाबिले इशाअत था। वो मनहूस जाते जाते मुझे एक चरका और लगा गया था। चाय का बिल भी मुझे अदा करना पड़ा था। ये इस दिन की एक और नहुसत थी और इससे पहले कि कोई और नहुसत नाजिल होती मैंने घर रवाना होने ही में आफियत समझी। अम्मा बावर्ची खाने में थी। मैं दबे कदमों छत पर आ गया जहाँ प्यारी शनो मखसूस पॉइंट पर मेरी मुंतज़िर थी। ये जगह कबूतरों के डरबों से गिरी होने के बायस हासिदों और जालिम समाज यानी खाला लाउड स्पीकर और वालदा मोहतरमा की निगाहों से महफूज थी। खाला लाउड स्पीकर शनो की माँ को कहता है जलील, उसे ये नाम दिया हुआ है खाला लाउड स्पीकर। शनो खासी देर से मेरी मुंतज़िर थी, उसका मुंह फूला हुआ था। इस हालत में वो मुझे पहले से कहीं ज़्यादा हसीन नज़र आ रही थी। हालबन वो मुंतज़िर थी कि मैं उसे छेड़ूं और वो फट पड़े। वो हमसे यूं रुखे ज़ेबा किए बैठे हैं, गोया कि वो हमसे खफा बैठे हैं। मैंने दांत निकाल कर कहा, जलील मैं खड़ी हूँ। वो बरहमी से बोली, पिछले 1 घंटे से और मेरी टांगें अकड़ चुकी है। चच बहुत अफसोस हुआ। मैंने अफसोस से सर हिलाया। तुम बैठ क्यों नहीं गई? वो फट पड़ी, तुम्हारे इन मनहूस कबूतरों ने बैठने के लायक कोई जगह छोड़ी है? हाँ, ये कबूतर भी शायद शायरों की नस्ल से हैं, जहाँ जाते हैं दास्तान छोड़ कर आते हैं। मैंने सर हिलाकर कहा। वो जलकर बोली, भाड़ में गए तुम्हारे ये कबूतर और शायर। आइंदा अगर तुम ठीक वक्त पर नहीं आए तो मैं वापस चली जाया करूँगी। शन्नो नीली कमीज, सब्ज पजामे और 2 उंगली के जामनी दुपट्टे में किसी टेक्निकलर फिल्म से ज़्यादा रंगीन नजर आ रही थी। दुपट्टा उसके शबाब को छुपाने में इतना ही नाकाम था जितना कि कोई हरामखोर थानेदार अपनी तोंद छुपाने में हो सकता है। मेरी नज़रों को महसूस करके शन्नो के रुखसार देखने लगे और वो अपने रस्सी नुमा दुपट्टे को उंगली पर लपेटने लगी। उसने नज़रें झुकाकर कहा, जलील मेरी एक सहेली है। होगी, मैंने बेख्याली में कहा। उसका नाम रानी है। यकलख्त में इससे ज़्यादा उसकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगा। वो रानी जिसे मोहल्ले के अक्सर नौजवान अपनी रानी बनाने की फ़िक्र में रहते हैं, तू भी इन लड़कों में शामिल है? शन्नो ने मुझे घूरा। मुझे तेरे हाथों फोत नहीं होना। मैंने कानों को हाथ लगाया। बस आते जाते कभी कभार सलाम दुआ हो जाती है। मैं तुम्हारी सलाम दुआ को अच्छी तरह समझती हूँ, शन्नो ने तंज़न कहा। इसका मसला क्या है? वो दरअसल उसकी माँ उसकी शादी एक बुड्ढे से करना चाह रही है। बस मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं कुर्बानी का बकरा बनकर अपना रिश्ता पेश कर दूँ और उसे इस बुड्ढे से बचा लूँ। बाद में दोनों सहेलियां हंसी खुशी। जुमला अधूरा छोड़कर मैंने बर वक्त सर झुकाया, वरना शन्नो का फेंका हुआ मग मेरे सर पर टूटता। मगर सीधा इस लका कबूतर को लगा जो शाम के सुहाने मौसम में शद्दोमत से एक माँ लका कबूतरी पर डोरे डाल रहा था। वो वहीं लंबा लेट गया। खून, मैंने चिल्ला कर कहा। शन्नो, तूने एक आशिक़ सादिक का खून कर दिया। मैंने कबूतर उठाया। वो मरा नहीं था, बेहोश था या मकर कर रहा था। गालबन कबूतरी को जता रहा था कि वो उसके इश्क में जान दे रहा है। खून तो मैं तुम्हारा करूँगी आशिक़ दुमदार, शन्नो बोली। खूंखारी में वो किसी तरह अपनी अम्मा से कम नहीं थी। शन्नो ने मुझसे सिगरेट छीन लिया। मैंने कहा वापस कर, तो वो बोली सिगरेट भी मिल जाएगा। उसने बहने हंसी से कहा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? मैंने मरे मरे अंदाज में कहा। मुझे मालूम था वो बदला लेगी। शर्त बहुत आसान है और चॉइस भी ज़्यादा है। तुम नंबर 1 गधे की आवाज़ निकालो, नंबर 2 ज़मीन पर नाक से अपना नाम लिखो और नंबर 3 मिनट के लिए मुर्खा बन कर दिखाओ। मैं देख रहा था कि सिगरेट किसी आशिक की तरह सुलग सुलग कर आधी रह गई थी। मुझे मालूम था वो कितनी ज़िंदी थी। मैंने गौर किया और गधे की आवाज़ निकालने को सबसे आसान पाया। उसने कहा, ज़रा जानदार गधे की आवाज़ निकालो। दांत पीस कर मैंने उसकी ये फरमाइश भी पूरी की और जब सिगरेट मेरे पास आई तो सिर्फ चौथाई रह गई थी। 2 कश में ख़त्म हो गई। मैंने इत्मीनान से टोटा गली में उछाल दिया। अब अगर रानी की माँ इसकी शादी किसी बुड्ढे से करने पर कमर बस्ता है तो मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? जलील, तुम इसे बचा सकते हो। अगर उसकी शादी उस बुड्ढे पीर से हो गई तो वह जहर खाकर खुदकशी कर लेगी।
खुदा ना करे मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, जिस पर शन्नो ने खा जाने वाली नज़रों से इस लका कबूतर को देखा जो एक कोने में सर झुकाए बैठा था। होश में आने के बाद वो ये देखकर माँ लका कबूतरी अब एक और कबूतर के साथ हुटर हूँ कर रही थी, मारे सदमे के तारे को दुनिया हो गया था और गालिबन इस सराय फादी से कूच करने के बारे में गौर कर रहा था। इस कहानी की उर्दू थोड़ी सकील है, लेकिन आप गौर से इसे सुनेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी और आप बहुत इन्जॉय भी करेंगे। मैं जानता था शन्नो की हसीन निगाहों का हदफ दरअसल मैं ही था। उसकी आंखों में पाकिस्तान और भारत की तरह ना इत्तेफाकी पाई जाती थी। एक मिनट शन्नो, तुमने ये बताया ही नहीं कि वो कबर रसीदा पीर रानी जैसी हसीन और जवान लड़की पर क्यों कर आशिक हुआ। शन्नो ने खून के घूंट पीकर रानी की तारीफ नज़रअंदाज की। इस उल्लू की पट्टी ने हस्बे मामूल कोई गलत सलत चीज़ खा ली थी और पेट के दर्द से तड़प रही थी। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय इस मरदूद पीर के पास ले गई जो एक नज़र में उस पर हज़ार जान से आशिक हो गया। उसने रानी को कोई सफूफ खिलाया और उसके पेट का दर्द ठीक हो गया। गालिबन वो कोई चूरन था जिसे पीर साहब हलवे मांडे हज़म करने के लिए अपने पास रखते थे। रानी की माँ अकीदत से बेहाल हो गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि अपनी खाल की जूतियाँ बनाकर इस मनहूस को पहना दे। जब उसने हर जुमेरात को रानी को लाने को कहा तो वह फ़ौरन रज़ामंद हो गई और रानी की जान मुसीबत में आ गई, जिसे हर हफ्ते उसकी निगाहों का सामना करना पड़ता था। बकौल रानी के उस खबीस का बस नहीं चलता था कि उसे आंखों ही आंखों में खा जाए। इसमें पीर का क्या कसूर? रानी है भी तो ऐसी। ये मैंने दिल में कहा और ज़ुबान से बोला, वो बुढ़ा कोई पीर फ़कीर भी है। इस दिन शायद मेरा वास्ता ऐसे ही लोगों के तस्करों से पड़ना था। शन्नो कह रही थी उसने रानी की माँ से कहा कि उसे रानी के सर पर कुछ मनहूस साए नज़र आ रहे हैं और वो हर जुमेरात को उस पर दम किया करेगा। 1 महीने बाद उसने खुशखबरी सुनाई कि आरसी तौर पर ये मनहूस साए टल गए हैं, लेकिन मुस्तकबिल का कुछ नहीं कहा जा सकता। पीर साहब, रानी की माँ बदहवास होकर बोली, कुछ करें वरना मेरी बच्ची बर्बाद हो जाएगी। इसका एक ही हल है, इसकी शादी किसी बाशरह और परहेजगार शख्स से कर दो। पीर मक्कारी से बोला, अगर हमारी कुछ मजबूरियाँ ना होती तो हम खुद को इस नेक काम के लिए पेश कर देते। रानी की माँ जाहिल ही नहीं अहमक भी थी। वह इस डब्बा पीर के जाल में आ गई। पीर साहब, मेरी खुशकिस्मती, आपने मेरी बच्ची को इस काबिल समझा। अब आप ही इसे सहारा दीजिए, इसे मनहूस सायों से बचाइए। वो परिंदे को जाल में आता देखकर बाग बाग हो गया। उसने पहले तो कमज़ोर सा इनकार किया, मगर जब रानी की माँ उसकी जान को आ गई तो वो बादल नखास्ता रज़ामंद हो गया और जब रानी को इस बात का इल्म हुआ तो उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है प्यारी शन्नो। मैंने उसके दुपट्टे से फ़र्जी आंसू पूछ कर रिकत आमेज़ लहजे में कहा, इस पीरे फरतूत को मैं देख लूँगा, लेकिन तुमने उसका नाम तो बताया ही नहीं। नाम तो किसी को भी नहीं मालूम। शन्नो ने बेजारी से अपना दुपट्टा वापस खींचा। वो मनहूस कहलाता पर्दे शाह है। पर्दे शाह? मैं यूँ उछला जैसे मेरे पैरों तले कोई पटाखा आ गया हो। तुम जानती हो उसे? शन्नो ने बहौर मुझे देखा। हाँ, मैंने सर हिलाया। अभी कुछ देर पहले राजा से उसके बारे में सुन चुका हूँ। राजा? शन्नो ने यूँ मुँह बनाया जैसे दांतों तले कोई कड़वी चीज़ आ गई हो। जलील, तू इस मनहूस शख्स को छोड़ क्यों नहीं देता? शन्नो रानी, मैंने तुझे दिल दिया है, ग़ुलामी में नहीं दिया। मैंने ब्राह्मी से कहा, तू मेरे ऊपर इस किस्म की पाबंदियाँ नहीं लगा सकती। मेरा क्या जाता है, वो जलकर बोली। करते रहो ऐसे लोगों से दोस्ती, फिर किसी दिन अंदर बैठे होगे। माँ ने एक ख्याल मेरे जहन में आया। शन्नो, तेरे पास 1000 का नोट होगा? है तो, उसने बादल ने खास्ता कहा। इनकार वो नहीं कर सकती थी। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने उसे 6000 रुपये दिए थे। तू 1000 का क्या करेगा? ये मत पूछ। अगर अपनी प्यारी सहेली को बचाना चाहती है तो 1000 रुपये दे दे। शन्नो ने मुझे 1000 का नोट दे दिया और मैं उसे लेकर रवाना हो गया। राजा मुझे घर पर मिल गया। हस्बे मामूल मैंने उसे अपनी आमद से आगाह करने के लिए उल्लू की आवाज़ निकाली, मगर इससे पहले उसका बाप निकल आया। मैं भूल गया था कि वो उल्लू से सख्त चिढ़ता था और उसे अपने बिजनेस के लिए एक मनहूस परिंदा करार देता था। राजा का बाप ठीक उस दरख्त के नीचे आ खड़ा हो गया और मुझे उसके अज़ाइम का अंदाज़ा इस वक्त हुआ जब उसने गौरी मिसाइल की तरह एक पत्थर चलाया जो ठीक मेरी तशरीफ़ पर आकर लगा। मैं उछल कर नीचे गिरते गिरते बचा। मेरे हलक से निकलने वाली आवाज़ किसी उल्लू की आखिरी चीख से मुशाबा थी। मारा गया सूर का बच्चा, राजा का बाप मुसरत से बोला। उसने मज़ीद कुछ पत्थर मारे जिनमें से एक मेरे सर पर लगा। इस दफ़ा मैंने आवाज़ निकालने की गलती नहीं की, हालांकि मेरा दिल एक फलक शगाफ चीख मारने को चाह रहा था।
राजा के बाप के दफ़ा होती वो फ़ौरन आ गया और आहिस्ता से बोला, नीचे आ जाओ उल्लू की औलाद, अब्बा जा चुका है। नीचे उतर कर मैंने इन जगहों का जायज़ा लिया जहाँ पत्थर लगे थे। तशरीफ़ की खैर थी, मगर सर पर एक छोटा सा गोमड़ निकल आया था। राजा मनहूस, किसी दिन तू मेरे हाथों यतीम हो जाएगा, मैंने बरामी से कहा। उल्लू के पट्टे 1 घंटे से तुझे आवाज़ें दे रहा था और तेरे वजह तेरा बाप निकल आया। पत्थर मार मार कर उसने मुझे सुझा दिया। माफ़ करना। राजा शर्फसंदाना अंदाज में मुस्कुराया। मैं बाथरूम में ज़रा मसरूफ़ था। अब्बा ने तेरी पुकार सुन ली और निकल आया। सूखे कपड़ों को परिंदों से बचाने के लिए वो पत्थर चला चला कर माहिर हो गया है। शुक्र कर वो 1-2 पत्थर मारकर लौट गया, वरना तेरे बजाय तेरी लाश भी दरख्त से उतर सकती थी। मैं उसे खींचकर कैफ़े डिफोंस ले आया, जहाँ हस्बे मामूल इलाके के तमाम आवारा और नकारा अफराद जमा थे। चाय चल रही थी और लर्ज़ा खेज़ आवाज़ वाला डेक भी चल रहा था। सब चीख चीख कर बोल रहे थे और सुन कोई नहीं रहा था, मगर राजा इन लोगों में से था जो सूर्य इसराफील के शोर में भी अपने मतलब की बात सुन सकते थे। लिहाजा जब मैंने सरगोशी में कहा, राजा मैं रेस में रकम झोंकने के लिए तैयार हूँ, तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने दरमियान में रखी मेज़ को नज़रअंदाज करके मुझसे गले मिलने की नामुमकिन कोशिश की। जलील, मेरा मतलब है जलील, मुझे मालूम था मेरा यार मेरी मदद ज़रूर करेगा। ज़रूर, मैंने खुश्क लहजे में कहा, मगर तुझे भी मेरी मदद करना होगी। तू बोल, मैं तेरे लिए जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हूँ। बिला वजह मुझे बदनाम मत कर। जहन्नुम में तूने वैसे भी जाना है, मैंने खफकी से कहा। और पहले काम सुन ले। राजा ने एक बार फिर जोशो खरोश से मुझे यकीन दिलाया। राजा, मैं खबीस पर्दे शाह को बेनकाब करने जा रहा हूँ और तुझे इस जंग में मेरा साथ देना होगा। जब बात राजा की समझ में आई तो उसने जोशे अकीदत से कांपना शुरू कर दिया। जलील, अगर तू मेरा दोस्त न होता तो मैं तुझे इसी वक्त जहन्नुम रसीद कर देता। बदबख्त, शाजी की शान में गुस्ताखी करता है। मजबूरी है प्यारे, मैंने कंधे उचकाए। ये तेरा शाजी सरकार रानी पर आशिक हो गया है, वो रानी जिसका तू आशिक़ ज़ार रह चुका है और एक ज़माने में गली के कुत्ते की तरह उसके घर के आगे मौजूद रहता था। रानी? राजा ने कांपना मौकूफ़ किया, फिर बेयकीनी से बोला, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? राजा, गधे, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर शन्नो ने मजबूर न किया होता तो मैं इस खड्डे में टांग ना अड़ाता। मुझे यकीन नहीं आ रहा। राजा फिर बुड़बुड़ाया। इस पर मैंने उसे शन्नो की सुनाई दास्तान सुना दी। इसके अलावा भी मैंने कई हवाले दिए जिनसे साबित होता था कि पर्दे शाह ने कितनी लड़कियों को तबाह किया और कितनी शादीशुदा औरतों को राहदिली से औलाद बांटी। इन सब नमूनों में खासी यकसानियत पाई जाती थी। राजा, अगर तू चाहता है कि रानी भी इस शैतान के हाथों तबाह हो जाए तो तेरी मर्जी। मुझे जो कुछ करना है अकेले कर गुजरूंगा। राजा ने लर्जते हाथों से बेड़ी सुलगाई। इसका मतलब है कि वो रेस वगैरह का चक्कर भी फ्रॉड है? मगर नासिर, यार कभी कभार फ्लॉक भी लग जाता है, मैंने उसे तसल्ली दी। मुमकिन है पर्दे शाह घोड़ों के बारे में जानता हो। मैंने ऐसे माहिर भी देखे जिनकी पेशगोइयाँ 90% दुरुस्त निकलती हैं। तू फिक्र मत कर, हम चांस ज़रूर लेंगे, लेकिन तुझे भी पर्दे शाह के ख़िलाफ़ मेरा साथ देना होगा। मैं तैयार हूँ। अचानक उसने बेड़ी फेंक कर फैसला कौन लहजे में कहा। यह रानी के नाम का करिश्मा था कि वो अपनी अकीदत पालाए ताक रख कर पर्दे शाह से टकराने को तैयार हो गया था। मगर ये सोच ले, अगर तूने पर्दे शाह को उंगली भी लगाई तो उसके मुरीद मार मार कर हमें पापड़ बना देंगे। राजा अहमक, हम ये मसला ताकत के बजाय अकल हल करेंगे। हम बराह रास्त पर्दे शाह के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। उसके बेशुमार मुस्टंडे मुरीदों से निमटना भी हमारे बस से बाहर है। अब तो ये सब मुझ पर छोड़ दे, मैं जो कहूँ बस वो करता जा। इस पर राजा मुझे घूर कर रह गया। शहर के इस रेस कोर्स में इस वक्त भी बेपनाह हजूम था। मैं और राजा एक स्टैंड के सबसे निचले हिस्से में खड़े थे। मैं राजा से 1 घंटा पहले ही रेस कोर्स पहुँच गया था। इत्तेफाकन वहाँ एक पुराना शनासा मिल गया। जेल में हम दोनों एक ही बैरक में थे। वो पहले भी रेस कोर्स में काम करता था और टिकट बेचा करता था। एक बदमस्त शराबी मुश्तइल होकर उसके गले पड़ गया। उसका कहना था कि उसने जानबूझकर उससे वो नंबर दिया था जिसका घोड़ा हार गया था, जबकि उसने जीतने वाले घोड़े का नंबर तलब किया था। जबकि जमाल का कहना था उसने उसे वही नंबर दिया था जो उसने तलब किया था। इस पर बात बढ़ गई। गालम गलौज से बढ़कर हाथापाई की नौबत आई। जमाल ने बदमस्त शराबी को एक हौसला जमाया और वो एक मंजिल बुलंद स्टैंड से निचले स्टैंड पर जा गिरा। उसकी हड्डी पसली एक हो गई। पुलिस जमाल को ले गई, मगर रेस कोर्स के मालिकान की वजह से केस की नोयत संगीन न हो सकी। उन्होंने शराबी को भी रकम लेकर मामला रफा दफा करने को कहा था, मगर एक तो वो खुद दौलतमंद ख़ानदान से था और दूसरी उसे ज़िद सवार हो गई थी कि वो हर सूरत जमाल को सज़ा दिलवाना चाहता था।
लिहाजा केस अदालत तक चला गया और तमाम तर कोशिशों के बावजूद जमाल को 1.5 साल की सज़ा हो गई। अबे जलील उस्ताद तुम, वो मुझसे लिपट गया। तू कब आया जमाले? मैंने बेतकल्फ़ी से उसकी पुश्त पर हाथ मारा। और इन सालों ने तुझे फिर रख लिया कत्लेआम का लाइसेंस देकर। अरे उस्ताद, कौन आजकल के ज़माने में किसी की परवाह करता है। दरअसल जो रेस कोर्स का मालिक है ये बड़ा आला दर्जे का हरामी है। ख़वातीन को देखकर इसकी हालत ख़राब हो जाती। मेरी सिफारिश भी बेगम रमसी ने की थी। अबे वही बेगम रमसी, उसने आंख मारकर कहा, जो शेर की ऊंची महफिलों की जान है। ज़ाहिर में किसी बेगम रमसी से वाकिफ़ नहीं थे, मगर जमाल का अंदाज़ बता रहा था कि वो कितने ऊंचे दर्जे की खिलाड़ी थी। खैर ये बताओ उस्ताद कि आज यहाँ कैसे? मैंने सुना था कि तुमने जुआ ना खेलने का अहद किया था। इस अहद पर तुम्हें अब तक कायम हो? मामला एक दोस्त का है। उसी किसी डब्बा पीर ने रेस का नंबर दिया है। रेस का नंबर? वह हंसा। वो हरामी भी हमारी लाइन का होगा। हम भी नंबर बताते हैं, मगर 1000 रुपये लेकर। अगर घोड़ा हार जाए तो रुपए वापस। इसका मतलब है कि नूरा रेस भी होती है। उसने फिर कहका मारा, ये पाकिस्तान है, यहाँ सब चलता है। कुछ देर बाद में राजा के साथ बैठा था, जो इतना बड़ा हुजूम देखकर कुछ बदहवास सा हो रहा था। यार जलील, ये सब रेस देखने आए हैं या हमारी तरह रेस खेलने? 90% रेस खेलने आए, बाकी 10% कंगले या ऐसे शौकीन जो रकम लगाए बगैर खेलते हैं। तूने टिकट ले लिया था? हाँ, मैंने उसे जेब से निकाल कर टिकट की झलक दिखाई। मैंने टिकट तीसरी रेस का लिया था, जिसमें अभी खासी देर थी। लिहाजा इस दौरान मैं और राजा वहाँ जमा होने वाली तरहदार ख़वातीन पर तबसरे करते रहे। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि ख़वातीन का तनासब किसी तरह भी मर्दों से कम नहीं था। तीसरी रेस शुरू होने से पहले हस्ब रवायत जोकियों ने पब्लिक स्टैंड के सामने घोड़ों को घुमाया। यह एक तरह से उनकी नुमाइश की कि लीजिए साहिबान, अपनी पसंद का घोड़ा मुंतखब कीजिए और दाव लगाइए। ये देखकर राजा की रंगत सफ़ेद हो गई थी कि 13 नंबर का घोड़ा सेहत के मामले में उससे भी गया गुजरा था। उसकी तमाम पसलियाँ नुमायाँ थीं और उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे तकरीबन ज़बरदस्ती रेस में दौड़ाया जा रहा था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इंतज़ार करेंगे बेचैनी से इसकी अगली किस्त आने का। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने खेवा।